मैं गहरी नजरों से कॉटेज की तरफ देख रहा था। मुकम्मल तारीकी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कॉटेज खाली है। दूसरा कॉटेज वहां से तकरीबन 100 गज के फासले पर था और उसकी एक खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। मैंने राधा को इशारा किया और हम दोनों पिस्तौल हाथों में लिए मोहतात अंदाज में तारीकी में डूबे हुए कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे। हो सकता है कॉटेज में कोई मौजूद हो और बत्तियां बुझाकर सो रहा हो, या वो पिछली तरफ के किसी कमरे में हो। हमने कॉटेज के गिर्द चक्कर लगाया, कहीं रोशनी नजर नहीं आई थी। हम दबे कदमों चलते हुए बरामदे की तरफ आ गए। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने पिस्तौल के दस्ते की जर्ब से ताला तोड़ दिया। ताले पर जर्ब लगने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये आवाज 100 गज दूर दूसरे कॉटेज तक नहीं सुनी गई होगी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और दीवार पर स्विच टटोल कर बत्ती जला दी। मेरे ख्याल में बत्तियां जलाने में कोई हर्ज नहीं था। इस वक्त जहां कौन देखने आएगा कि कौन आया है। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और हम उस कमरे में आ गए जो ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था। राधा एक सोफे पर गिर गई। वो बुरी तरह थक गई थी। मैं भी उसके सामने दूसरे सोफे पर ढेर हो गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद हवास बहाल हुए तो राधा ने जबान खोली। इस भाग दौड़ ने खाया पिया सब हजम कर दिया है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। मैंने कहा, लगता है ये कॉटेज कई रोज से खाली पड़ा है, लेकिन हो सकता है किचन में कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं। आओ देखते हैं। किचन में खुश्क दूध का डिब्बा, चाय की पत्ती और चीनी वगैरह मौजूद थी, और कोई ऐसी चीज नहीं थी, मगर चाय तो बन सकती थी। राधा बर्तन धोकर चाय बनाने लगी। मैं उसके करीब खड़ा रहा। चाय बनाकर हम दोनों उस कमरे में आ गए। चाय की चुस्कियां लेते हुए मैं राधा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में तशवीश के आसार नुमाया थे। बोली, एक बात कहूँ ना जी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बोलो। उसने कहा, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नागराज के कई अहम तरीन आदमी तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दी का कैंप तुम तबाह कर चुके हो। हर चोट खाने के बाद नागराज पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इससे पहले कि फरार के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं? मैंने कहा, नहीं। तुमने दुर्योधन की बातें सुनी थी। नागराज जो मंसूबा बना रहा है वो बहुत खौफनाक है। इंसान पर उस जहरीले इंजेक्शन का असर मैं देख चुका हूँ। रवि पंडित को जिस तरह झटके खाकर खत्म होते मैंने देखा है, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर ये जहर मेरे मुल्क में पहुंच गया तो तबाही फैल जाएगी। बेगुनाह मारे जाते रहेंगे। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक इस मंसूबे समेत नागराज का खातिमा न कर दूं। शायद इस तरह मेरे गुनाहों का कफ्फारा अदा हो जाए। हाँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। राधा ने कहा, मुझे गलत मत समझो। मेरा शरीर भी उसी मिट्टी से बना है जिससे तुमने जन्म लिया है। मैंने जज्बात की राह में बहकर तुम्हारा साथ देने का वादा नहीं किया था। मैं अपनी बात की धनी हूँ। मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, तो फिर बुज़दिलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? वो बोली, मैं बुज़दिल भी नहीं हूँ। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि किस्मत अब तक तो तुम्हारा और मेरा साथ देती रही है, मगर अब सूरत हाल निहायत संगीन हो गई है। वहशियों और कातिलों की इस फौज के सामने हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा, मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। अब तक वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अगर ये काम मेरी किस्मत में लिख दिया गया है तो मेरे ही हाथों अंजाम पाएगा। अगर मेरी मौत इन लोगों के हाथों लिखी है तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। मैं खामोश होकर उसके चेहरे को देखने लगा। फिर कहा, वैसे मेरा ख्याल है कि तुम कुछ डर गई हो। ऐसी सूरत में हो सकता है कि 2-4 रोज तक हम खामोश रहें और यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे कॉटेज में आराम कर लें और दाल चावल खाते रहें। तुम्हारे जहन से खौफ दूर हो जाएगा तो फिर कुछ सोचेंगे। राधा ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, हाँ, मैं वाकई डर गई हूँ। मैं कई साल अलका अग्निहोत्री के साथ थी। मुझे मालूम था कि ये रॉ की ओहदेदार है। इन कई वर्षों में उनके आपस के झगड़ों में कई कत्ल भी हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा इन मामलात से अलग थलग रही और अब 2-4 रोज से जो कुछ हो रहा है उससे मेरे आसाब में तनाव सा पैदा हो गया है। मैं वाकई 2-4 रोज आराम करना चाहती हूँ। वो आराम करने के लिए लेटी और सो गई। मैंने उठकर कॉटेज का चक्कर लगाया, दरवाजे और खिड़कियां चेक की और बत्ती बुझाकर दूसरे सोफे पर लेट गया। राधा का पिस्तौल सेंटर टेबल पर रखा हुआ था। मैंने भी अपना पिस्तौल वहीं रख दिया और आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें बंद थीं मगर जहन जाग रहा था। मैं उस कॉटेज के बारे में सोच रहा था जहां चंद रोज पहले तहखाने में मुझ पर तशद्दुद किया गया था। उन सबके चेहरे मुझे याद थे। देवकामत लखन, सूरजमल, बेला और 3 दूसरे आदमी जिन्हें बाद में नागराज ने महज इसलिए गोलियों से भून डाला था कि मैं उनकी कैद से भाग निकला था। सिर्फ बेला ऐसी थी जिसे नागराज ने बख्श दिया था। उसकी वजह भी बाद में मेरी समझ में आई थी और राधा ने भी उसकी तस्दीक कर दी थी। बेला नागराज की रखेल ही नहीं, उसकी सबसे अहम और सबसे ज़हीन कारकुन भी थी। उसे नागराज ने ही एक अहम मिशन पर पाकिस्तान भेजा था और वापसी पर वो हमारे साथ आई थी। इस सफर के दौरान मेरी उससे दोस्ती भी हुई थी। ये वही कॉटेज था जहां से मैं जान बचाकर भागा था और अब मैं यहाँ इत्मीनान से लेटा आराम कर रहा था। वक्त भी अजीब चीज है। कल तक ये कॉटेज मेरा मक्तल बनने जा रहा था
और अब यही मेरी पनाहगाह बन चुका था। मेरा दिमाग बोझल होने लगा और मैं यही कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया। वो रात का आखिरी पहर था। धब की वो आवाज अगरचे बहुत हल्की थी, मगर मेरी आंख खुल गई। मैंने जरा सा सर ऊपर उठाया और उसके साथ ही मेरी आंखों में गोया सूरज उतर आया। बहुत तेज रोशनी थी, मेरी आंखें चुंधिया गईं, मेरा जहन एकदम बेदार हो गया। मैंने मेज पर रखे हुए पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ पर जोरदार ठोकर लगी। दूसरी ठोकर मेरी पसलियों पर पड़ी थी। मैं सोफे समेत पीछे उलट गया। पिछली तरफ से गिरते हुए मैंने राधा की चीख भी सुनी। मैंने उठने की कोशिश की तो सर पर एक और ठोकर पड़ी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगीं। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। आंखों के सामने रक्स करती हुई नीली पीली चिंगारियां एक दूसरे में मदगम होकर अंधेरे की चादर तानने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके दे रहा था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं अपने होशो हवास खो बैठा तो ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, जबकि होश में रहकर मैं अपना बचाव कर सकता था। मेरे बाएं कंधे पर एक और ठोकर लगी और मैं चीखता हुआ फर्श पर उलट गया। उसके साथ ही मैंने राधा की भी एक चीख सुनी। मैं हवास बरकरार रखने के लिए सर को मुसलसल झटके दे रहा था। बिलाखिर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। आंखों के सामने फैलने वाली तारीकी छटने लगी। मैं एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगा। इस मर्तबा मुझे कोई ठोकर नहीं पड़ी, बल्कि एक तरफ कहीं चट की हल्की सी आवाज उभरी और कमरा रोशनी से भर गया। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा और एक नजर में सूरत हाल का जायजा ले लिया। उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। वो दो पुलिस वाले थे, एक जिस्म पर सब इंस्पेक्टर की वर्दी थी और दूसरा हवालदार था। दुर्योधन या नागराज के आदमियों के मुकाबले में उन पुलिस वालों से निपटना आसान था। सब इंस्पेक्टर के एक हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरे में टॉर्च जो अभी तक रोशन थी। मेज पर से हमारे दोनों पिस्तौल गायब थे। सब इंस्पेक्टर राधा के करीब खड़ा था और हवालदार कमरे की बत्ती जलाकर वापस आ रहा था। मेरे जिस्म पर ठोकरें उसी ने बरसाई थी। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर था। हवालदार ने मुझे एक और ठोकर मार दी। उसके साथ ही वो गुर्राया, वहां चलकर बैठो बीच में। मैं उठकर खोपड़ी सहलाता हुआ राधा के करीब फर्श पर बैठ गया। राधा के कपड़े फटे हुए थे। सब इंस्पेक्टर ने उसे भी कई ठोकरें मारी थी। उसके चेहरे पर कर्ब और तकलीफ के आसार नुमाया थे। मैंने कनखियों से इधर उधर देखा। राधा वाला पिस्तौल दूर था, अलबत्ता मेरा पिस्तौल सेंटर टेबल के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उस तक रसाई हासिल करना आसान नहीं था। सब इंस्पेक्टर ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ये तो मैं समझ गया हूं कि तुम लोग कौन हो, मगर अपना सौदा लेने के लिए दूसरों का स्थान इस्तेमाल करना कहाँ की शराफत है। कितने पैसे लिए हैं तुमने इससे? उसने आखिरी अल्फाज राधा की तरफ देखते हुए कहे। राधा ने खौफजदा से लहजे में कहा, ये मुझे बहका कर यहाँ लाया था जी। मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया। इसने कहा था कि स्थान इसका है। मुझे नहीं मालूम था कि ये चोर है। साला खाली पीली रोब जमा कर अय्याशी करता है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। राधा भी मेरी तरह समझ गई थी कि मामला वो नहीं जो हम समझ रहे थे। फिर ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि ये दोनों पुलिस वाले यहाँ तक पहुंचे कैसे थे और कॉटेज के अंदर कैसे दाखिल हुए। सामने की खिड़की खुली हुई थी। उसका शीशा टूटा हुआ था, जिसके अंदर हाथ डालकर चिटखनी खोल ली गई थी। रात को सोने से पहले भी मैंने देखा था कि उस खिड़की का एक शीशा नहीं था, लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। वो दूसरा कॉटेज यहाँ से तकरीबन 150 गज के फासले पर था, जहाँ रात को मैंने रोशनी देखी थी। उन लोगों को मालूम होगा कि ये कॉटेज खाली पड़ा है। हमारे आने के बाद यहाँ रोशनी देखकर उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी होगी। उन्होंने शायद सोचा होगा कि यहाँ कोई चोर वारदात करने यहाँ घुसा है। सब इंस्पेक्टर मुसलसल राधा को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में हवस बढ़ती जा रही थी। राधा ने भी सब इंस्पेक्टर की नीयत भांप ली थी। हवालदार ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो इन पर शक है हुक्म। रात 2 बजे तमाम थानों के हेडक्वार्टर से रेड अलर्ट मिला है। एक नारी और एक मर्द झील के दूसरी तरफ दुर्योधन और उसके एक आदमी की हत्या करके भागे हैं। इत्तला में बताया गया था कि हत्यारों ने राजस्थानी लिबास पहना हुआ था। मुझे तो ये दोनों वही लगते हैं हुक्म। सब इंस्पेक्टर ने हवालदार को घूरा। बोला, थाने में जब ये इत्तला आई थी तो मैं कहाँ था? हवालदार बोला, आप अपने क्वार्टर में सो रहे थे हुक्म। सब इंस्पेक्टर की नजरें बदल गईं। अब उनमें हवस की जगह सफाकी उभर आई थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। पहले मेरा ख्याल था कि राधा उन्हें कुछ दे दिलाकर मामला खत्म कर देगी, लेकिन अब सूरत हाल संगीन हो गई थी। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। बोला, तो फिर ये वही हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ तबाही फैला रखी है। वही आतंकवादी जिसने पहाड़ों में सरकारी कैंप तबाह किया और मंदिर को जलाकर राख कर दिया। नागराज ने इसके लिए तो 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। अपनी तो किस्मत ही बदल जाएगी। हवालदार, होशियार रहना, ये लोग कोई हरकत न करने पाए। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई थी। हवालदार ने महज शुबे का इजहार किया, मगर शुबा ही किसी तहकीक की असल बुनियाद होता है। और फिर 5 लाख रुपए का लालच भी था।
मैं समझ गया कि अब आसानी से जान छूटने वाली नहीं थी। मैंने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैं वो नहीं हूँ हुक्म जो आप समझ रहे हैं। मैं तो आज ही जोधपुर से सैर को यहाँ आया था। इस कुतिया ने मुझे फांस लिया। क्या पता था कि अपनी किस्मत ही फूट जाएगी। राधा जल्दी से बोली, ये झूठ बोलता है, इसी ने मुझे इशारा करके फांसा था, साला हरामी। सब इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम वो नहीं हो तो हम कुछ ले देकर मामला खत्म कर देंगे। मुझे मालूम है कि माउंट अबू में तबाही फैलाने वाला पाकिस्तानी जासूस और मुसलमान है। हम अभी देख लेते हैं। अगर तुम मुसलमान नहीं तो बात खत्म। हवालदार, इसकी धोती हटाकर झांको, ये क्या है? हवालदार घबरा गया, बोला, मैं हुक्म। मेरी भी रूह फना हो गई थी। ये राज खुल गया कि मैं मुसलमान हूँ तो बचने का कोई चांस नहीं था। सब इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ तुम देखोगे, ऐसे काम मातहत करते हैं ऑफिसर नहीं। ए तुम मुंह उधर फेर लो, परली तरफ। उसने आखिरी अल्फाज राधा की तरफ देखते हुए कहे। राधा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए इस तरह पहलू बदल लिया कि अब वो मुकम्मल तौर पर सब इंस्पेक्टर के सामने थी। हवालदार 2 कदम आगे बढ़कर मेरे करीब आ गया। हवालदार बोला, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, धोती हटाओ। उसके लहजे में नागवारी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। मैंने धोती अपनी टांगों से जरा सी हटा दी। हवालदार देखने के लिए आगे को झुका। उसी वक्त मेरे अंदर के वहशी ने नारा लगाया, अब या कभी नहीं। मैंने बड़ी फुर्ती से दाईं टांग समेट कर हवालदार के सीने पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मेरी ये हरकत उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। वो बिलबिलाता हुआ पीछे को उलट गया। दूसरी तरफ राधा ने भी बड़ी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए सब इंस्पेक्टर की नाफ से जरा नीचे टांगों के बीच में जोरदार लात रसीद कर दी। वो भी बिलबिलाता हुआ सोफे पर गिरा जिस पर उनके आने से पहले राधा सो रही थी। पिस्तौल सब इंस्पेक्टर के हाथ से छूट कर गिर गया और वो दोनों हाथ टांगों के बीच में रखे गालियां बक रहा था। हवालदार भी मेरी ठोकर खा कर लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा था। उसका पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था। मैंने बड़ी फुर्ती से उठकर हवालदार पर छलांग लगा दी। मेरी पहली ठोकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ी। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। मैंने दूसरी ठोकर उसके सर पर मारी और लपक कर पिस्तौल संभाल लिया। दूसरी तरफ राधा भी मुस्तैद थी। वो अपना लहंगा संभालते हुए सब इंस्पेक्टर पर ठोकरें बरसाने लगी। सब इंस्पेक्टर सोफे समेत पीछे उलट गया। वो औंधा पड़ा कराह रहा था। राधा ने उसके कूल्हों पर एक और जोरदार ठोकर रसीद कर दी। हवालदार ने उठकर पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचाते हुए उसके पेट पर ठोकर मार दी। वो पेट पकड़ कर दोहरा हो गया। मैं अब तक ये अंदाजा लगा चुका था कि हवालदार ज्यादा एक्टिव और जोशीला था, जबकि सब इंस्पेक्टर तो बस एवं सा ही था। मैंने गुर्राते हुए कहा, बस अब तुम लोग सीधे खड़े हो जाओ। 1 मिनट के बाद वो दोनों मेरे सामने खड़े थे। राधा ने फर्श पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल उठा लिया और उन दोनों के रिवॉल्वरों पर भी कब्जा कर लिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो सब इंस्पेक्टर, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब तुम फंस चुके हो। तुम्हारे लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो हम में अब भी मामला तय हो सकता है। तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर लेंगे। हमने तुम्हें देखा ही नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अक्लमंद हो, मुझे तुम्हारी ये तजवीज पसंद आई, इसलिए तुम लोग अपनी ये वर्दियां उतार दो। फिर मैंने कहा, हाँ हाँ, मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा है, जल्दी उतारो वरना मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। सब इंस्पेक्टर ने अजीब सी नजरों से राधा की तरफ देखा। बोला, इस देवी के सामने? मैंने कहा, कुछ देर पहले तो बड़ी हवस भरी नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे, अब ये देवी हो गई। वर्दी उतारो। सब इंस्पेक्टर शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने पहले कमीज उतारी और पतलून की बेल्ट खोलते हुए राधा की तरफ देखने लगा। मैं धाड़ा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। राधा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मैंने सब इंस्पेक्टर की वर्दी उठाकर उसकी तरफ उछाल दी। कहा, दूसरे कमरे में जाकर तब्दील कर लो, जल्दी करो। राधा वर्दी उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने हवालदार को वर्दी उतारने का इशारा किया। उन दोनों ने अंडरगारमेंट पहने हुए थे। मेरे हुक्म पर वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और दोनों हाथ सरों से ऊपर दीवार पर टिका लिए। राधा सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन कर आ गई। मैंने उसे इशारा किया और हवालदार की वर्दी उठाकर दूसरे कमरे में घुस गया। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे हक में थी। मैं अगर चाहता तो उन दोनों को मौत के घाट उतार सकता था, मगर मैं बिला वजह किसी के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता था। मगर किसी गड़बड़ की सूरत में और बात होती। राधा ने अपना लहंगा फाड़कर उन दोनों के हाथ पुश्त पर बांधे और उन्हें फर्श पर बिठाकर दोनों के पैर भी इकट्ठे ही बांध दिए और फिर इधर उधर देखने लगी। उनका मुंह बंद करना भी जरूरी था। राधा को कोई कपड़ा नहीं मिला तो उसने ब्लाउज फाड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक टुकड़ा हवालदार के मुंह में और दूसरा सब इंस्पेक्टर के मुंह में ठूंसते हुए बोली, तुम्हारे हिस्से में बस यही था। राधा के इस जुमले पर मैं भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। राधा ने सब इंस्पेक्टर की कैप भी उठाकर सर पर जमा ली थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो उस वर्दी में बहुत शानदार लग रही थी। मैंने भी हवालदार की टोपी उठाकर अपने गंजे सर पर रख ली। उन दोनों के रिवॉल्वर हमने अपने अपने होल्स्टरों में रख लिए थे।
जबकि अपने पिस्तौल जेबों में ठूंस लिए थे। मैंने बाहर निकलने से पहले पीछे मुड़कर कहा, घबराना मत, हम तुम्हारे थाने में इत्तला कर देंगे, वो लोग तुम्हें आकर छुड़ा लेंगे। बाहर निकलने से पहले मैंने बत्तियां बुझा दी, अलबत्ता दरवाजा खुला रहने दिया। कॉटेज के सामने पुलिस जीप मौजूद थी। राधा ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं साथ वाली सीट पर बैठ गया। रास्ता दूसरे कॉटेज के करीब से गुजरता था। उस कॉटेज की बत्तियां अब भी जल रही थीं। बरामदे में 2 इंसानी हजूले भी नजर आए थे। वो जो कोई भी थे यकीनन ये जानने के लिए वहां खड़े थे कि क्या हुआ। सब्जे से ढकी हुई उन पहाड़ियों पर जाबजा लातादाद कॉटेज बने हुए थे। रास्ता पथरीला और नाहमवार था। आखिरकार हम पहाड़ियों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आ गए। उस वक्त रात की तारीकी दम तोड़ रही थी। रोशनी सी फैलने लगी थी। जीप के हेडलैंप्स रोशन थे। राधा ने रफ्तार ज्यादा तेज नहीं रखी थी। पहले चौराहे पर पहुंचते ही अंदाजा हो गया कि रात को शहर की सूरत हाल क्या रही होगी। हमारी तलाश जारी थी। पुलिस ने कई रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी और पुलिस पार्टी के साथ नागराज के भी 1-2 मुसल्ला आदमी मौजूद थे। लेकिन हमें अपना रास्ता बनाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। रोका तो तकरीबन हर जगह गया था, लेकिन पुलिस की जीप और हमारे जिस्मों पर पुलिस की वर्दियां हर जगह काम आई थी। एक जगह एक पुलिस पार्टी ने एक कार को रोक रखा था। वो पुलिस पार्टी 2 कांस्टेबलों और एक हवालदार पर मुश्तमिल थी। कार में 2 अफराद थे, एक अधेड़ उम्र औरत और एक जवान आदमी। उन दोनों को कार से उतार लिया गया था और हवालदार उनसे पूछगिछ कर रहा था। राधा ने उनके करीब जीप रोक ली। मैंने रिवॉल्वर होल्स्टर से निकालकर हाथ में ले लिया था। राधा ने हवालदार की तरफ देखते हुए बारूब लहजे में कहा, क्या बात है हवालदार, कौन है ये लोग, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? हवालदार ने पहले खट से सलूट झाड़ा, फिर बोला, आप जानती हैं मैडम, रात तक दुर्योधन की तलाश के लिए हर शख्स को चेक करने का हुक्म मिला है। राधा ने कहा, लेकिन शरीफ लोगों को परेशान करने का हुक्म नहीं दिया गया। क्या तुम्हें ये नहीं बताया गया कि वो राजस्थानी लिबास में है और वो आदमी गंजा है जिसकी हमें तलाश है? मैंने सर से टोपी उतारकर अपना गंजा सर दिखाते हुए कहा, मेरी तरह। हवालदार जल्दी से बोला, यस मैडम। राधा ने कहा, इन्हें जाने दो और मुश्तबा लोगों पर नजर रखो, शरीफ लोगों को परेशान मत करो। हवालदार ने एक बार फिर एड़ियां बजाईं। उस शख्स ने राधा का शुक्रिया अदा किया, बोला, धन्यवाद ऑफिसर, हम तो वाकई परेशान हो गए थे। राधा ने कहा, शहर के हालात ठीक नहीं हैं, आप लोग भी सोच समझकर घर से निकला करें। ये कहकर उसने जीप आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए राधा ने जीप एक जगह रोक ली और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों नीचे उतर आए। पहाड़ियों की तरफ जाने वाली वो सड़क सुनसान थी। जीप वहां छोड़कर हम वापस आ गए और मेन रोड पार करने के बाद हम एक तवील चक्कर काटते हुए उस सड़क पर निकल आए जहां पहाड़ियों पर एक दूसरे से फासले पर कॉटेज बने हुए थे। हम सड़क छोड़कर पहाड़ी रास्तों पर चलते रहे और आखिर ठीक उस वक्त अपने कॉटेज पहुंच गए जब मशरिक से सूरज तुलू हो रहा था। अंदर दाखिल होते ही राधा ने दरवाजा लॉक कर दिया और कमरे में घुसकर पलंग पर ढेर हो गई। मैं भी बीच वाले कमरे में आकर सोफे पर नीम दराज हो गया और आंखें बंद कर ली। 1 हफ्ते तक हम वाकई दाल चावल खाते रहे। इस दौरान हमने कॉटेज के गेट से झांक कर देखा तक नहीं था, अलबत्ता दिन भर लॉन में लगे रहते। इन 7-8 दिनों में हम दोनों ने मिलकर कॉटेज के आगे और पीछे दोनों तरफ के लॉन संवार दिए थे, क्यारियां बना दी थी। मैंने ये बात भी नोट की थी कि राधा के चेहरे की रौनक बहाल हो गई थी। पिछले दिनों तो वो वाकई जिंदगी के संगीन तरीन तजुर्बात से गुजरी थी। उसके आसाब जवाब देने लगे थे। अगर एक आध दिन मजीद सूरत हाल बरकरार रहती तो वो हिम्मत हार बैठती या उसका जहनी तवाजुन बिगड़ जाता। हम 8 दिन तक बाहर नहीं निकले थे, इसलिए शहर की सूरत हाल का भी हमें कुछ अंदाजा नहीं था। अलबत्ता ये बात तस्लीम शुदा थी कि दुर्योधन के कत्ल के बाद नागराज के हल्के और पुलिस में खलबली सी मच गई होगी। 2 दिन और गुजरे और आखिरकार मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। मेरी दाढ़ी खासी बढ़ गई थी। मैंने कैंची से दाढ़ी और मूछों के बाल सेट कर लिए कि बेतरतीब न लगे। राधा की जंबील से एक पुराना सूट भी बरामद हुआ। शाम का अंधेरा फैलने के बाद बाहर निकला तो मेरा हुलिया बदला हुआ था। नीले रंग का सूट, कोट के कॉलर में एक अदद फूल भी लगा हुआ था। दाढ़ी मूछें, सर पर गिरवे रंग के कपड़े की 2 पल्ली टोपी। ऐसी टोपियां हिंदुओं को आम तौर पर पहने देखा था। माथे पर अंग्रेजी के हर्फ यू शेप का तिलक और बाएं गाल पर बड़ा सा स्याह मस्सा। ये मस्सा राधा ने किसी चीज से तैयार करके गाल पर चिपका दिया था और मेरी आंखों में न जाने क्या चीज डाली थी कि आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई थी। मेरे कान में क्लिप वाला बुंदा था। ऐसा बुंदा मैंने एक मर्तबा पहले भी लगाया था जो लड़ाई में कहीं गिर गया था। गले में सुर्ख पोल का डॉट वाला मफलर था। इस हुलिये में मैं कोई गुंडा ही लगता था।